हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल साइंस टेक विपिन सर में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 12th क्लास 12th फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का जो कि है हमारा वैद्युत विभव और संधारित्र कैपेसिटर। इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का है वह वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसके पहले वैद्युत विभव क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसके हमने पढ़ा दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में इसका वीडियो मौजूद है, इसका लेक्चर मौजूद है। अगर आप बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को अभी तक नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं, अच्छे से इसका डेरिवेशन नहीं कर पाते हैं इसके सूत्र का, तो प्लीज़ ज़रूर जाकर वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि जब इसको हम स्टार्ट करेंगे तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए प्लीज़ जाकर वहाँ पर वीडियो देख लीजिए, तब आइए आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, जिसके दो बराबर परंतु विपरीत आवेश। पीछे चैप्टर 1 में पढ़ाया गया है कि द्विध्रुव के दोनों आवेश बराबर होते हैं, केवल उनकी चार्ज अलग अलग होते हैं। मीन्स उनके ऊपर जो चार्ज होता है, एक ऊपर धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड में, परिमाण में दोनों आवेश बराबर होते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु में एक मध्य बिंदु को हम द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं, केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। फिर से माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB हो, जिसके दो बराबर परंतु विपरीत आवेश -Q और +Q है। द्विध्रुव की लंबाई L यहाँ तक है, इतना L है, तो पूरी लंबाई 2L हो जाएगी। द्विध्रुव का केंद्र O है। अब यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो पीछे हम पढ़ाए थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत क्षेत्र पढ़ा रहे थे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, अगर आप चैप्टर 1 का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी एकदम क्रम से सीक्वेंस सभी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, उसको देख सकते हैं। वहाँ पर जब हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, तो 3 तरीके से पढ़े थे। जब वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर पॉइंट हो, जब वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर कोई पॉइंट होता है। इसके बाद जनरल पॉइंट पर पढ़े थे कि द्विध्रुव के किसी भी पॉइंट पर, कहीं पर भी पॉइंट हो, तो उसका हम वैद्युत क्षेत्र कैसे मेजर करेंगे। ठीक यहाँ पर भी हम 3 तरीके से ज्ञात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, और इसके बाद व्यापक बिंदु पर, जनरल पॉइंट पर ज्ञात करेंगे। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, एकदम पूरा आपको सीक्वेंस के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कमी होगी तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें कमेंट कर दीजिए, थारे को एकदम पूरे तरीके से समझाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का जो क्लास रहेगा हमारा, वह अक्षीय स्थिति के लिए है। कहाँ के लिए है? अक्षीय स्थिति के लिए है। आज का जो टॉपिक हम बताने वाले हैं वह अक्षीय स्थिति पर, जब जो पॉइंट हमारा है या जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, वह अक्षीय स्थिति के लिए है। एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट किसे कहते हैं? कहते हैं कि जिस अक्ष पे हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक उसी अक्ष पर अगर किसी पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं, वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं, तो हमारा अक्षीय स्थिति पर होगी। ये देखिए हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसके ठीक इसी अक्ष पर एक पॉइंट P है, जिस पर इस द्विध्रुव AB के कारण हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई लोग। कैसे स्टार्ट करेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव AB, AB बराबर 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है। इसके दो बराबर
इसके दो बराबर परंतु विपरीत आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। द्विध्रुव का केंद्र O है, द्विध्रुव का केंद्र O है, ये हमने द्विध्रुव के बारे में कह दिया कि एक माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है। इसके दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, एक माइनस क्यू है दूसरा प्लस क्यू है। द्विध्रुव का केंद्र O है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से r डिस्टेंस पर, इसके केंद्र से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। एक पॉइंट P है जिस पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये हमारी थ्योरी हो गई है। अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ठीक इसी टाइप से आपको लिखना होगा। आप थ्योरी लिखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये पन्ना भरो अभियान होता है। क्योंकि कोई ऐसे भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो वो साइज देखते हैं कि आप कितने साइज में लिखे हैं, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन को लिखा जाता है तो उसमें पेज देखा जाता है कि 1 पेज का है कि 2 पेज का है। तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ पन्ना भरो अभियान भी आपको रखना है कि कम से कम अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 2-3 पेज का होना चाहिए। तो ये थ्योरी जो होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है पन्ना भरो अभियान में। तो इसको भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में थ्योरी लिखने से आपको पता चलता है कि जब कॉपी जांचते हैं या कोई देखता है तो उसको ये लगता है कि एक्चुअल में चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, कौन वैल्यू किसको प्रदर्शित कर रही है। तो इसको भी तो जानना ज़रूरी है ना भाई लोग। तो वही बात होती है यहाँ पर। तो अब हम कहते हैं कि अगर r डिस्टेंस पर है, इसके केंद्र से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर वैद्युत विभव हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो अगर हम कहें कि यहाँ से ये जो हमारा माइनस क्यू आवेश है इसकी बिंदु P से दूरी कितनी होगी, माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी होगी, तो यहाँ से केंद्र O से बिंदु P की दूरी तो r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है। इसका मतलब r और l को हम जोड़ देंगे तो हमें A बिंदु से P बिंदु की दूरी मिल जाएगी। मीन्स ये वाली जो वैल्यू आने वाली है वो r प्लस l होगा। अब कहेंगे प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी, तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी निकालोगे भैया तो यहाँ पर क्या आएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, इसमें से ये वाली l है। अगर r में से इतना निकल जाए तो यही बचेगा और यही तो हम चाहते हैं। इसका मतलब हमें r में से l निकल जाएगा तो हमें बिंदु P से B के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब हमें इसके पहले हम एक टॉपिक पढ़ाए थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। वो आया था हमारा V = 1/4πε0 Q/r। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है। इसके पहले वाले टॉपिक में लेक्चर में इसको पढ़ाए थे, इसका डेरिवेशन करवाए थे। अगर आप को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ वहाँ की वीडियो देख लीजिए। हम आगे चलते हैं। तो आया था V = 4πε0 Q/r। ये r डिस्टेंस थी कि हम जो आवेश है उससे कितनी दूरी पर निकालने चाहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी वहाँ उस समय r मानी गई थी, लेकिन यहाँ पर तो r + l है। तो यहाँ पर दोनों आवेश अलग अलग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे
किसके लिए, पॉइंट P के लिए। माइनस Q आवेश भी पॉइंट P के लिए अलग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और प्लस Q आवेश के लिए प्लस Q आवेश भी पॉइंट P के लिए अलग पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करेगा। तो अगर ऐसा है तो दोनों में वैद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम हल करते हैं भाई। देखा कहावत बा, यहाँ से आ जाई इक्वल टू कहेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। वैद्युत विभव कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा V1 इक्वल टू 1/4πε0। माइनस Q के लिए निकाल रहे हैं तो सामने माइनस आ जाएगा। पीछे वाले लेक्चर में बताए थे कि माइनस Q आवेश के लिए विभव ऋणात्मक होता है, प्लस Q आवेश के लिए विभव धनात्मक होता है। तो 1/4πε0 ये निगेटिव हो जाएगा। Q की जगह पर ये माइनस Q काम करेगा, माइनस यहाँ पर लिख दिए तो Q यहाँ पर रखेंगे। और R का काम कौन करेगा, यहाँ से जिस पॉइंट पर निकालते हैं R का काम ये पूरा करेगा, तो हमारे पास आ जाएगा R प्लस L। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अगर हम इसके लिए बात करें तो आ जाएगा प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या आ जाएगा, देखा तो आ जाएगा V2 इक्वल टू 1/4πε0। और अब प्लस Q का निकाल रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव ही रहेगी। Q अपान, अब डिस्टेंस B बिंदु के P से कितनी दूरी है, R माइनस L। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम पढ़ाए हैं कि जो विभव होता है वह अदिश राशि है। अगर विभव अदिश राशि है तो दोनों पॉइंट का जो वैद्युत विभव प्राप्त हुआ है, अगर हमको संपूर्ण विभव चाहिए तो दोनों को हम जोड़ दें। सिंपली क्या करना है, संपूर्ण विभव ज्ञात करने के लिए दोनों को हम जोड़ देंगे। जैसे हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, संपूर्ण विभव हमको प्राप्त हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा भाई, देखते हैं आगे। कहेंगे संपूर्ण विभव, संपूर्ण विभव V इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। जो सदिश राशियाँ होती हैं अगर उनका हमको सम चाहिए होता है, परिणामी चाहिए होता है, तो वहाँ पर दिशा है नहीं तो सीधे हम उसका योग कर देते हैं। तो यहाँ से V1 और V2 की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो हमें मिल जाएगा, V1 की वैल्यू यहाँ पर है -1/4πε0, और यहाँ पर Q अपान R प्लस L, Q अपान R प्लस L। फिर इसकी वैल्यू रख देंगे V2 का 1/4πε0 और Q अपान R माइनस L। अगर इन दोनों में हम यहाँ पर देखें तो हमें कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही हैं, जैसे 1/4πε0 वाला टर्म यहाँ पर, 1/4πε0 टर्म यहाँ पर, Q वाला टर्म यहाँ पर, Q वाला टर्म कॉमन है। तो हमें जो मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा Q इक्वल टू Q 4πε0, ये सब कॉमन हो जाएंगे। हमें मिल जाएगा यहाँ से -1/R प्लस L और फिर +1/R माइनस L। ये हमें मिल गया। हम इसको पीछे निगेटिव वाले टर्म को पीछे ले सकते हैं, तो आ जाएगा Q इक्वल टू 4πε0 और 1/R माइनस L, फिर -1/R प्लस L। यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, Q अपान 4πε0, इसको सॉल्व करेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा R प्लस इक्वल टू, इधर माइनस है तो माइनस गुणा करने के बाद अंदर गुणा भी हो जाएगा, तो -R प्लस L हो जाएगा। और यहाँ पर R प्लस L और R माइनस L, इसको हम लिख सकते हैं R² और माइनस L²। तो इस तरीके से हमको ये प्राप्त हो गया। कौन सा हमने यहाँ पर यूज किया है, एक फार्मूला होता है A² माइनस B² इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B, तो उसी का प्रयोग किया गया। वहाँ पर R प्लस R माइनस L था तो R² माइनस L² हुआ है।
यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी है। कुछ चीज़ें यहाँ से कैंसिल हो जा रही हैं, जैसे आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा एल एल मिलकर 2l हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर एक विशेष शब्द प्रयोग किया जाता है, यदि आर एल लेस देन आर है तो एल स्क्वायर आल्सो वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे, एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। चला छोड़ दे भाई, छोड़ तो सब आके था भाई किया छोड़ दे, तो छोड़ दे मत कहा जाए, हमको मिल जाएगा भाई देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से ये 2 और ये q और यहाँ से l, इसको हम छोड़ ही चुके हैं तो हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर ना। ऊपर वाले टर्म से हम l को नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो पूरे इक्वेशन का वाट लग जाएगा, हमको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो आ जाएगा सब कुछ। तो इसलिए ऊपर से नहीं छोड़ना है, केवल यहाँ से इसको हम अलग कर देंगे। तो जैसे ही रखेंगे तो 2ql इक्वल टू हम जानते हैं p हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर आ जाएगा p अपान आर स्क्वायर। तो ये वाला हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र है जो कि हमें प्राप्त हुआ है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान आर स्क्वायर, ये हमको प्राप्त हो गया है। अब देखा क्यों लोग के जब ये सूत्र निकाला जाता है तो नेगेटिव में आ सकते हैं। नेगेटिव इसलिए आ जाता है कि जब हम इस माइनस को यहाँ पर लेंगे, प्लस वाले को यहाँ पर लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर ये वाला टर्म माइनस आएगा तो v2 जो है वो v1 की तुलना में बड़ा है, v2 जो है वो v1 की तुलना में बड़ा है। तो अगर हम v2 जो है u1 की तुलना में बड़ा है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू रहेगी और ये वाला कम है जो परिणात्मक रूप से, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो जो अधिक नेगेटिव है उसकी तुलना में कम पॉजिटिव वाला जब घटेगा तो आंसर लास्ट में नेगेटिव आएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है वो परिमाणात्मक रूप से बड़ी है, ये वैल्यू परिमाणात्मक रूप से छोटी है। अगर इस पर ऋणावेश है तो जाहिर सी बात है जब v2 में से v1 वहाँ से निकलेगा तो आपको वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो ये कॉमन चीज़ है, यहाँ पर गलत नहीं होता है कि हम निकाले हैं तो पॉजिटिव आया आपका नेगेटिव आ जाए तो कह रही सर ये तो आपका का निकला था मेरा वाला का आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पॉजिटिव आएगा तब भी ठीक है और निगेटिव आएगा तब भी ठीक है। ये बस डिपेंड इस पर करता है कि आप माइनस प्लस को किस स्थान पे ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, दोनों चीज़ें ठीक होती हैं। विभव भी धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो इसको भी ध्यान देना है, तो उस पर भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने जाना कि बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, जिसके अक्षीय स्थिति पर हमने निकाला। अब अगली क्लास में हम लोग निरक्षीय स्थिति पर देखेंगे, इसके बाद जनरल पॉइंट पर भी देखेंगे क्या वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके बताएं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी दी गई है, तो वहाँ पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी भी वहाँ पर मौजूद है, आप उसमें भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें भी अपने जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर तरीके से हम आपके लिए तैयार हैं। आप बस पढ़ाई करिए और जो भी समस्याएं हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। आपके बहुत सारे ऑप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो ओवरऑल थैंक्स आपको कि इतना सपोर्ट के लिए, और आगे के लिए ये चाहेंगे कि आप सपोर्ट करते रहें हमारा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने 4 दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।